ओके सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अभी तक हम लोगों ने कल देखा था मैरिज, फैमिली वगैरह देखा था। जो अपना किंगशिप वाला टॉपिक है उसको अपन बाद में कवर कर लेंगे। अभी अपन तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे आज, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी। तो देखिए इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी में पहले देखिए आपका सिलेबस क्या क्या है। हर बार आपको बोला कि आपको सिलेबस आपकी एक गाइडिंग बुक रहेगा, सिलेबस आपको बाजू में रखना है जब भी ऑप्शन पढ़ते समय। सिलेबस और पास्ट ईयर पेपर्स अपने कैसे क्या आए हुए हैं। तो देखिए अभी जैसे इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी में अपने मीनिंग एंड स्कोप, मोड ऑफ एक्सचेंज। मोड ऑफ एक्सचेंज में ये बहुत सारे टाइप्स हैं इसके, बार्टर, सेरेमोनियल एक्सचेंज, रेसिप्रोसिटी, रीडिस्ट्रीब्यूशन, उसका मार्केट एंड ट्रेड। तो बेसिकली आपका सिलेबस काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड कर दिया। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जैसे कि हंटिंग ट्राइब वगैरह, ट्राइब्स की इकोनॉमी, वो सब नहीं आता जनरली। तो अभी देखिए इसमें क्वेश्चंस वगैरह कैसे रहे। 65 बीपीएससी में इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी पूछा था कि है क्या पूरा, व्हाट इज इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी और फॉर्मल एंड सब्सटेंटिव स्कूल ऑफ थॉट। ये पूरा 50 मार्कर का क्वेश्चन था 65th में, ठीक है। फिर इसके बाद एक आया था आपका इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन अमंग द ट्राइब्स ऑफ बिहार। तो ये बेसिकली लास्ट टॉपिक है, ट्राइब्स ऑफ बिहार। 5 ट्राइब्स दी हुई हैं तो उसी का आपको वो मिल जाएगा। 64th वाले में आपका आया था रेसिप्रोसिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन। रेसिप्रोसिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे आपका 12.5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। जो आपके 4 ऑप्शन आते हैं उनमें से एक आपको करना था। ये अपन मोड ऑफ एक्सचेंज में पढ़ेंगे। 63rd में कोई क्वेश्चन नहीं आया इससे, सॉरी। तो 63rd में 63rd में आपका आया था सेरेमोनियल एक्सचेंज पे 12.5 मार्क्स का। 60 एंड 62nd बीपीएससी में फिर आपका वही आया था इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी क्या है, यूजफुलनेस टू स्टडी मार्केट एंड ट्रेड। तो आप देख रहे हैं कि 50 मार्क का इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं। इसमें 2 टॉपिक्स को मिला के आपका 50 मार्क का क्वेश्चन बनेगा और मोस्टली ये 12.5 वाले में आएंगे। तो इस हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि अभी तक अपन ने जो पढ़ा ना मैरिज एंड फैमिली, ये सब इन सबसे क्वेश्चन थोड़े कम रहेंगे। अब जो आपका चालू रहा है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फर्स्ट सेक्शन में। आपका इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी, आपका पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी, आपका रिलीजन, फील्ड वर्क ट्रेडिशन और जो लास्ट की ट्राइब्स वाले रहेंगे, ठीक है। तो ये अपना रहा सर इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी का। हम लोग अब ये वाला सारा पढ़ेंगे मोड ऑफ एक्शन। तो हम लोग पहले चालू करेंगे इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी क्या है, कैसे ये मॉडर्न जो हमारी इकोनॉमिक्स है उससे अलग है, ठीक। तो हम लोग चालू कर रहे हैं सर इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी से। तो थोड़ा देर पहले लिखते जाइए, फिर उसका पहले समझाते जाता हूँ, उसके बाद की चल क्या रहा है, ठीक है। तो इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी है क्या। देखिए अभी तक जो चल रहा था ना कि हम लोग जब मॉडर्न इकोनॉमी और मॉडर्न सोसाइटी जब देखते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं कि मॉडर्न सोसाइटी की इकोनॉमी कैसे गवर्न होती है। तो हमेशा 3 प्रिंसिपल आते हैं मॉडर्न सोसाइटी के लिए। तो आप ऐसे एक बना लिए, 2 हमारी सोसाइटीज़ हैं, एक हम बोलते हैं मॉडर्न सोसाइटी और एक हम बोलते हैं सर अपनी सिंपल जो सोसाइटी है, ठीक है। तो मॉडर्न सोसाइटी हम क्या बोलते हैं कि इनकी जो भी इकोनॉमी है वो कैसे गवर्न होती है। इनकी इकोनॉमी गवर्न होती है सर 3 प्रिंसिपल्स पे। 3 प्रिंसिपल्स पे इनकी इकोनॉमी गवर्न होती है। हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई और रैशनैलिटी पे, ठीक है। अब ये क्या है, देखिए प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या है कि जो भी मॉडर्न इकोनॉमी में हम लोग कैसे करते कि कोई भी बिजनेस रन होता है उसका मेन एम क्या होता है कि हमें प्रॉफिट अपना मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई मतलब कि जैसे मार्केट ट्रेड फोर्सेस जो अपन बोलते हैं डिमांड एंड सप्लाई पे काम करते हैं। जितनी डिमांड होगी उस हिसाब से सप्लाई होती है, उस हिसाब से प्राइस वगैरह डिसाइड होते हैं। मॉडर्न इकोनॉमी का, मॉडर्न सोसाइटी। रैशनैलिटी मतलब सारे डिसीजन जो इनके रैशनल होते हैं, ये अपने इमोशंस में आके डिसीजन नहीं लेते, लोग रैशनल डिसीजन लेते हैं। वहीं जो सिंपल सोसाइटी होती है ना वो हम लोग क्या बोलते हैं कि सर वो ये रूल्स फॉलो नहीं करती। ये जो 3 प्रिंसिपल हैं ये फॉलो नहीं करते, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, डिमांड एंड सप्लाई एंड रैशनैलिटी। आप ये ऐसा डायग्राम और ये सब नोट करते जाइएगा। और फिर सिंपल वाला हालांकि डिक्टेट करेंगे सब, लेकिन एक बार रफ आइडिया आपको होना चाहिए। तो सिंपल सोसाइटी क्या ना तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फॉलो करती है, ये इन लोग पे क्या होता है, इनकी सारी इकोनॉमी सोशल इकोनॉमी बोलते हैं हम लोग, सोशियो कल्चरल इकोनॉमी बोलते हैं जनरली। तो जो मॉडर्न इकोनॉमी होगी, मॉडर्न सोसाइटी, इसकी इकोनॉमी कैसे बोल देते हैं हम, प्योर इकोनॉमी, ठीक है। और जो सिंपल सोसाइटी इनकी प्योर इकोनॉमी ना बोल के हम क्या बोलते हैं, सोशियो कल्चरल इकोनॉमी चलती है इनकी। ऐसा हम क्यों बोलते हैं, ऐसा हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके जो फैक्टर्स हैं वो सोसाइटी और कल्चर के बेसिस पे इनके इकोनॉमिक डिसीजंस डिपेंड करते हैं। जैसे
बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे हमने बैगा कम्युनिटी का आपने पढ़ा होगा, तो बैगा कम्युनिटी जनरली प्लगिंग वगैरह पे इस पे काम नहीं करती। कोगी इंडियंस का पढ़ेंगे, वो लोग भी प्लगिंग वगैरह नहीं करते। प्लगिंग वाला हल जोतना वगैरह, क्यों? उनका क्या कहना है कि भाई जो हल होता है, हल में बहुत सारी शार्प एजेस होती हैं, अगर आप इस हल से जोतेंगे ऐसा तो ये मदर अर्थ को स्क्रैच करेगा, तो उनको दर्द वगैरह होगा। तो वो इसलिए वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ शिफ्टिंग कल्टिवेशन करते हैं। तो समझ रहे, वाले ये कोई डिसीजन ऐसा रैशनल डिसीजन नहीं हुआ, ये वो लोग इमोशंस में आके अपने ट्रेडिशनल वैल्यू, मतलब हम क्या बोलते हैं, जो सिंपल सोसाइटी है उनकी इकोनॉमी किस पे चलती है, बिलीफ, वैल्यू, कस्टम, ट्रेडिशंस। ठीक है, तो बिलीफ, वैल्यू, कस्टम, ट्रेडिशंस पे इनकी इकोनॉमी चलती है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, सोशियो कल्चरल इकोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि सिंपल सोसाइटी अलग है, मॉडर्न सोसाइटी अलग है। अब हमारी जो मॉडर्न इकोनॉमी है वो इन प्रिंसिपल्स को स्टडी करके हमें अभी की इकोनॉमी दे देती है कि हमें मॉडर्न सोसाइटी की इकोनॉमी कैसे पढ़नी है। लेकिन अब हम बोले कि भाई हमें सिंपल सोसाइटी की इकोनॉमी कैसे पढ़ना है, उसके लिए सर हमारा सब्जेक्ट आया इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, तो ये अपना सारा वो हो गया। अब अपन इसकी थ्योरी वगैरह लिखेंगे, बीच में जो भी समझाने का होगा वो मैं आपको समझाते जाऊँगा। तो लिखिए इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी। देखिए राइटिंग अपन थोड़े तेज तेज करेंगे, रिकॉर्डेड क्लास है, आप लोग आराम से रोक के सुन सकते हैं, इसको बहुत धीरे धीरे करके सुन सकते हैं, स्पीड कम करके, तो इसमें अपन टाइम ज़्यादा नहीं लगाएंगे। और वैसे राइटिंग आपको थोड़ी सी तेज करना रहेगा अगर आपको एग्जाम में सब कुछ खत्म करना है तो। ठीक है, तो लिख रहे इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी क्या है। सो इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय मेलिनोस्की। देखिए 2-3 नाम हमेशा लेने हैं, मेलिनोस्की, टाइलर, और अगर इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी की बात चलेगी तो अपना रेमन फिट्ज वगैरह का नाम आएगा। तो जो भी स्कॉलर्स के नाम आ रहे हैं ना उसको आपको एकदम अंडरलाइन करके चलना है। ठीक है, वही फंडा यहाँ भी चलेगा सर, इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल्स, हर जगह 3-4 चीज़ें हमेशा आपके आंसर में होनी चाहिए। पहले आपका स्कॉलर्स होने चाहिए, क्योंकि जहाँ भी आपका स्कॉलर्स का नाम आ रहा है ना उसको अंडरलाइन कर लीजिए और फिर एक बार हाईलाइट कर लीजिए। आपका हमेशा एक डायग्राम चलेगा और हर एक क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन को सबसे उसके क्वेश्चन में आपको ट्राइब्स के एग्जांपल से उसको बैक करना है। ठीक है, हर जगह ट्राइब्स का एग्जांपल, ट्राइब्स का नाम वगैरह चलेगा। तो जहां भी स्कॉलर्स और ट्राइब्स का नाम आ रहा है उसको प्लीज अंडरलाइन और ये कर ले, क्योंकि थ्योरी आप कितनी लिख लें, मार्क्स फैचिंग आंसर आपके इन्हीं चीज़ों से मिलेंगे और वो सब अपने यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। तो लिखते हैं इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी क्या है। इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी स्टडीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ मैन विद इन हिज सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ मैन are interrelated and interdependent on socio-cultural metrics। तो ये अपना ये हो गया। जो पहली वाली लाइन में बोलती है इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय मेलिनोस्की इन हिज बुक। मेलिनोस्की MALINOWSKI, मेलिनोस्की MALINO। ठीक है, तो ये देखिए 3-4 चीज़ के साथ रहेगी। मेलिनोस्की था, मेलिनोस्की ने कौन सी बुक लिखी थी, आर्गोनॉट्स ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक। ठीक है, तो मेलिनोस्की की बुक थी आर्गोनॉट्स ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक। उसमें इसने क्या इंट्रोड्यूस किया था, कूला सिस्टम, वाशी सिस्टम वगैरह सब कुछ इसने स्टडी किया था और उसके बेसिस पे हमको ये सब मिला था। ठीक है, तो मेलिनोस्की MALINOWSKI मेलिनोस्की इन हिज बुक आर्गोनॉट्स ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक, ARGONAUTS आर्गोनॉट्स ऑफ WESTER in Western PSCI FIC or Argonauts of Western Pacific in 1922 introduced economic anthropology after studying Trobriand Islanders। ठीक है, तो मेलिनोस्की क्या किया था सर, पैसिफिक आइलैंड्स की स्टडी पे गया था, तो वहाँ पे इसने ट्रोब्रियंट आइलैंडर्स जो ट्राइब थी उनको स्टडी किया, उसके बेसिस पे उसने अपनी बुक लिखी जो कि थी आर्गोनॉट्स ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक। इसमें इसने बहुत सारे इनके इकोनॉमिक सिस्टम्स के बारे में हमें बताया, उस बेसिस पे इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी आई थी। कैसे कौन कौन से इकोनॉमिक सिस्टम थे उसने जो बताया, जैसे कूला, जैसे वासी। ठीक है, अभी कूला क्या है, वासी क्या है, ये सब आएगा, अपन सब कुछ डिटेल में भी आगे डिस्कस करते आएंगे, अभी बस नाम लिख लिया आपको सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, कूला और वासी। तो मेलिनोस्की आर्गोनॉट्स ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक बुक का नाम ट्रोब्रियंट आइलैंडर्स की स्टडी लिखी थी, उसके अंदर इकोनॉमिक सिस्टम जैसे कूला वासी किया, इस सबसे इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी हमारा इसमें आया। ठीक है, तो आपके पास अच्छा खासा इंट्रो हो गया, आपके पास अच्छी खासी डेफिनेशन होगी। अब इसका आगे देख लेते, तो ये तो इकोनॉमी है क्या। ठीक है, इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी इज क्रॉस कल्चरल एंड कंपैरेटिव स्टडी ऑफ सिंपल सोसाइटी। तो इस सिंपल सोसाइटी की स्टडी जो कि आपको अभी बताया था, कंटेम्प्रेरी it study all the economic system with primarily focus on simple society. Its contemporary focus is being on change in economic behavior as a part of culture.
ठीक है सर। तो ये तो हो गया हमारा सिंपल सोसाइटी हो गया। फिर इसके बाद तुरंत आप एक डायग्राम बना देना कि आप अगर आपका इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी चल रहा है। तो अभी तक हमने क्या बोला कि सर सिंपल सोसाइटी में क्या होता है, सिंपल सोसाइटी में कि जो इकोनॉमी है वो एम्बेडेड होती है सोशियो कल्चरल मैट्रिक्स में। तो ये इनकी क्या होगी इकोनॉमी, ये हमारा क्या हो गया सोशियो कल्चरल मैट्रिक्स। आप लोग पूरा लिखिएगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा लिखेंगे SOCIO सोशियो CULTURL सोशियो कल्चरल मैट्रिक्स, और ये क्या होगी इनकी इकोनॉमी। ठीक है, तो इकोनॉमी इज एम्बेडेड विद इन सोशियो कल्चरल मैट्रिक्स। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि भाई एक कुछ डिसीजन होते हैं इकोनॉमी के। देखो एक जो मारवाड़ी गुजराती ये लोग हम क्या बोलते हैं, लोग बिजनेस क्लास ट्रेडर ओरिएंटेड, ये लोग क्या करते हैं इवन रिलेशंस को अपने बिजनेस के बीच में नहीं लाने देते, मतलब एकदम रैशनल डिसीजन, एकदम प्रॉफिट ओरिएंटेड। तो ये सब क्या दिखाता है मॉडर्न इकोनॉमी। लेकिन वहीं पे अगर आपकी जो ट्राइबल सोसाइटी, सिंपल सोसाइटी, ये लोग क्या बोलेंगे कि भाई हमें ऐसा डिसीजन लेना है कि हमारी सोसाइटी वगैरह मेंटेन रहे, हमारे कस्टम वैल्यू ट्रेडिशन वगैरह मेंटेन रहे। ठीक है, वो लोग ज़्यादा प्रॉफिट मैक्स में ओरिएंटेड नहीं है, वो लोग से ऑप्टिमाइजर है, उन्हें बस इतना प्रोडक्शन करना होता है कि उनका पेट भरा जाए, वो लोग प्रॉफिट नहीं कमाना चाहते, ट्राइब सिंपल सोसाइटीज़ वगैरह। तो इनकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं कि भाई इनकी इकोनॉमी जो है इनके सोशियो कल्चर मैट्रिक्स के अंदर एम्बेडेड है। ठीक है, तो एम्बेडेड है। तो डायग्राम और ऐसा आपको इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसमें और लिखते जाइए। रेमंड फर्थ, RAYMONDFIRTH, रेमंड फर्थ। अब ये फिर से एक स्कॉलर आ गए। ठीक है, इन्होंने टिकोपिया ट्राइब्स को स्टडी किया था। रेमंड फर्थ आफ्टर स्टडी ऑफ टिकोपिया TIKOPIA said that economic anthropology is study of economic aspects of social relation, मतलब सोशल रिलेशन के, सोसाइटी के इकोनॉमिक एस्पेक्ट की स्टडी इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी। किसने बोला था, रेमंड फर्थ ने बोला था आफ्टर स्टडी ऑफ टिकोपिया। एग्जाम्पल लिख रही है, जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल लेते थे, एग्जाम्पल हिल बैगा ऑफ बस्तर, HILL हिल BIGA बैगा ऑफ बस्तर। तो हिल बैगा अलग फिर से एक ट्राइब आ गई। ठीक है, तो हिल बैगा ऑफ बस्तर, तो हिल बैगा ऑफ बस्तर अब क्या करती, इट नो प्लगिंग, उसमें बस हिल बैगा ऑफ बस्तर कर लिया आपने, फिर एक डैश देके देखती है नो प्लगिंग, उसके नीचे डैश देके शिफ्टिंग कल्टीवेशन, उसके नीचे क्यों नहीं करते नो प्लगिंग, नो प्लगिंग के ब्रैकेट में लिख रही क्योंकि प्लगिंग हर्ट मदर अर्थ। ठीक है, तो हमने क्या बोला हिल बैगा है, तो आपने यहाँ पे लिख लिया नो प्लगिंग। नो प्लगिंग क्यों, क्योंकि प्लगिंग से वो लोग क्या मानते हैं, प्लगिंग जो है वो हर्ट करेगी मदर अर्थ को। ठीक है, प्लगिंग बताया ना उसमें ऐसे नुकीले वो रहते, तो आप जमीन खोदोगे तो उनका कहना है कि आप मदर अर्थ की छाती को चीर रहे हो, तो वो चीज़ गलत है। तो इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ शिफ्टिंग कल्टीवेशन में बिजी रहते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन तो मतलब आप समझ रहे हैं ना कि जो झूम कल्टीवेशन है वही शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहलाता है। तो झूम जैसे नॉर्थ ईस्ट में कहते हैं, इसके अलग अलग जगह अलग अलग नाम है, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में वैसे बिलीव करते हैं। ठीक है, तो आप समझ कि ये इनका एक रैशनल डिसीजन नहीं है, ये बस अपनी बिहेवियर, वैल्यू, कस्टम, ट्रेडिशन, मतलब बिलीफ, वैल्यू, कस्टम, ट्रेडिशन के बेसिस पे डिसीजन ले रहे हैं। तो लिख लिए, तो ये चारों वर्ड आपके आंसर में आना चाहिए, बिलीफ, वैल्यू, कस्टम, ट्रेडिशन का सिंपल सोसाइटी में। ठीक है, वैसे अपन और आगे लिखेंगे। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज / डिसीजंस ऑफ सिंपल सोसाइटी आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ बिलीफ, वैल्यू, कस्टम, ट्रेडिशंस। ठीक है, अब हमारा आता है कि सर हाउ, अब एक सब हेडिंग दूसरी डाल लीजिए, हाउ इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी इज डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न इकोनॉमी। ठीक है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न इकोनॉमी। इस सब हेडिंग में लिखिए, मॉडर्न इकोनॉमी इज ओनली अ पार्ट स्टडी which studies only production, distribution and consumption pattern of modern society. फिर नेक्स्ट पैराग्राफ या नेक्स्ट पॉइंट में जाइए, whereas economic anthropology is holistic study which studies economic activity related to other institutions of society, ब्रैकेट में लिख लिया लाइक मैरिज एंड फैमिली। ये क्या बोल रहा है कि सर जो मॉडर्न इकोनॉमी है वो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी को स्टडी करती है एज अ सेपरेट सब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन जो हमारी इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी जो है ये क्या स्टडी करेगा, ये करेगा इकोनॉमी प्लस सोशल एक्सपेक्ट। जैसे कुछ सोशल इंस्टीट्यूशन है, मैरिज है, फैमिली है, तो भाई मैरिज से रिलेटेड क्या क्या इकोनॉमिक फंक्शन है हमने कल ही पढ़ा था, मैरिज पेमेंट्स वगैरह होती हैं, डाउरी, ब्राइड प्राइस, आपको कल पूरा पता था। ठीक है, तो वैसे ही डाउरी, ब्राइड प्राइस, सूटर सर्विस वगैरह, और फैमिली से रिलेटेड क्या इकोनॉमिक फंक्शंस है, तो ये इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड चीज़ें बताता है, जबकि ये सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी बताता है, सोसाइटी का इसमें कोई रोल नहीं। तो ये पार्ट स्टडी है और ये जो है हमारी होलिस्टिक स्टडी है। ठीक है, तो ये चीज़ आपके नोट्स में है। अब आगे बढ़ते हैं।
इकोनॉमिक सिस्टम्स आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोशियो कल्चरल मैट्रिक्स, ठीक है। फिर इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी, ये कंक्लूजन में भी ये लाइन लिख सकते हैं, लाइन यहाँ भी लिख सकते हैं, तो इस पे ब्रैकेट में कंक्लूजन भी लिख सकते हैं। तो इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी कंपेयर्स द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ सोसाइटीज एंड ट्राई टू गिव जनरलाइजेशन या जनरलाइज लॉज ऑन इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ सिंपल सोसाइटी, ठीक है। तो ये वाला आपको सारा समझ में आ गया कि ये क्या एम क्या करता है कि भाई हम लोग इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी से सिंपल सोसाइटीज़ को पढ़ेंगे, उसके बाद उनके बेसिस पे उनके सारे बिहेवियर को ऑब्जर्व करेंगे। हमने उनके सारे बिहेवियर को ऑब्जर्व कर लिया, सारे बिहेवियर को ऑब्जर्व करके एक जनरलाइजेशन निकालेंगे और उसके बेसिस पे एक लॉ दे देंगे कि भाई सारी सिंपल सोसाइटी ऐसे ही एक्ट करती हैं। तो ये हमारी पूरी थीम है इसकी इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी की, ठीक है। अब इसका स्कोप लिख लिए कि स्कोप क्या है इसका इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी का। तो एवरी सोसाइटी, स्कोप हेडिंग डालिए, सब हेडिंग। तो 2-3 हो गया, हमारी इंट्रोडक्शन हो गया, फिर हमारी हाउ डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न इकोनॉमी, और फिर इसके बाद दे। और इसमें हाउ डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न इकोनॉमी, तो उसमें आप वाला पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं कि मॉडर्न इकोनॉमी जो है इट वर्क्स ऑन 3 प्रिंसिपल, जो हमने आगे डायग्राम बनाया था, ठीक है। कौन कौन से प्रिंसिपल थे? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, रैशनैलिटी एंड डिमांड एंड सप्लाई, जबकि सिंपल सोसाइटीज पे काम नहीं करता, ठीक है। अब हम आ जाएंगे स्कोप पे कि हमारा स्कोप क्या है। स्कोप हेडिंग, स्कोप के अंदर लिखिए स्कोप मतलब इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते क्या है। तो देखिए क्या बोल रही है कि हर एक सोसाइटी का अलग अलग कल्चर है, अलग अलग कल्चर होने के कारण उनका अलग प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन पैटर्न होता है, और इसी कारण से क्रॉस कल्चरल स्टडी, कंपैरेटिव स्टडी करते हैं कि हमें अलग अलग सोसाइटी की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का पता चले। तो वही इसका स्कोप है। और ये क्या करता है कि भाई कैसे एक कम्युनिटी या एक ट्राइब है वो अपना कैसे अपनी रिसोर्सेज लेती है, कैसे वो डिवीजन ऑफ लेबर करती है कि मेल ये काम करेंगे, फीमेल ये काम करेगी, ये स्पेशलाइजेशन रहेगा नहीं। तो ये सब इसका स्कोप है, बस इसमें लिखते जाइए। एवरी सोसाइटी has different culture, thus different production, distribution and consumption principles and patterns. Thus economic anthropology studies these patterns. Next में जाइए, it is cross cultural study, मतलब 2 different cultures को study करती है, modern या ट्रेडिशन वाले ले लिए या फिर 2 अलग अलग सिंपल सोसाइटीज़। तो ये इट इज़ क्रॉस कल्चरल स्टडी। नेक्स्ट पॉइंट पर जाइए, इट इज कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम एंड प्रिमिटिव इकोनॉमिक सिस्टम विथ प्राइमरली फोकस ऑन प्रिमिटिव सिस्टम। फिर नेक्स्ट पॉइंट में और इसका स्कोप क्या है, इट स्टडी ओनरशिप एंड एक्सचेंज प्रिंसिपल। और क्या क्या स्टडी करता है, इट स्टडी हाउ डिवीजन ऑफ लेबर अकर्स इन सिंपल सोसाइटी, it studies possessions of simple society, or it study relationship between economic organization and social institution। और क्या स्टडी करता है, इसको बस पॉइंट पॉइंट करके लिख जाइए। एक्सचेंज सिस्टम, दैट हाउ गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज विद इन अ ट्राइब एंड बिटवीन डिफरेंट ट्राइब्स, मतलब 2 होते हैं, इंटर ट्राइबल और इंटर ट्राइबल, दोनों को एक्सचेंज सिस्टम को स्टडी करता है। और इट स्टडी ट्राइबल मार्केट। तो देखिए अगर आपको सिलेबस याद है ना इसका, तभी आपको पूरा स्कोप बन जाएगा। तो आप बस इसका अगर आपको सिलेबस भी पूरा याद है तो आप इसका इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी का पूरा आप इसको पैसे लिखते चल सकते हैं। क्या क्या स्टडी करता है भाई, ये मार्केट ट्रेड स्टडी करता है, ये एक्सचेंज सिस्टम को स्टडी करता है, हाउ रेसिप्रोसिटी और ये सब मेंटेन हो रहा है, ठीक है, एक्सचेंज किस बेसिस पे होता है। तो अगर सिलेबस भी याद है तो आप स्कोप में अलग अलग पॉइंट्स सच लिख सकते हैं। फिर विद इन कंटेम्प्रेरी टाइम अभी क्या चल रहा है, इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी स्टडीज द चेंजेस, इकोनॉमिक चेंजेस विच हैज अकर्ड इन सिंपल सोसाइटीज बिकॉज ऑफ कल्चर कॉन्ट्रैक्ट एंड इंट्रोडक्शन ऑफ मनी इकोनॉमी, ठीक है। तो ये हमने इंट्रोडक्शन, स्कोप, मीनिंग कैसे अलग है, एग्जाम्पल्स वगैरह इनके सब कुछ देख लिए, ठीक है। अब देखिए किस किस ने क्या क्या बोला है, इस पर थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन एक हेडिंग डाल दिया, CONTRIBUTION कंट्रीब्यूशन, इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी कंट्रीब्यूशन किसके का। तो सबके पहले तो मेलिनोस्की स्टडीड, पहला पॉइंट लिखिए कंट्रीब्यूशन है मेलिनोस्की, अभी आपका इस पर बताई थी MALINOWSKI, मेलिनोस्की स्टडी ट्रोब्रियन TROBRIAND ट्रोब्रियन आइलैंडर्स ISLANDERS। तो मेलिनोस्की ने भाई ट्रोब्रियन आइलैंडर्स की स्टडी की थी, उससे आया था कंट्रीब्यूशन। रेमन फिफ्थ
RAYMOND रेमंड, FIRTH, RAYMOND रेमंड, FIRTH रेमंड फिट स्टडी टिकोपिया, दैट इज ट्राइब ऑफ न्यूजीलैंड एंड पॉलिनेशिया। जो हमने ऊपर बताया था कि इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी इज इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ सोशलाइजेशन, वो इसने बोला था, ठीक है। और किस किस की स्टडी थी? डाल्टन एंड बोहनन, DALTON BOHANON, डाल्टन एंड बोहनन। और मार्शल शालिन, कार्ल पोलैनी, इन सबका नाम ऐसे आगे आएगा। अब एक नाम लिखिए मार्शल शालिन, MARSHALIN, MARSHAL मार्शल, SHALIN। अब मार्शल शालिन ने दो चीज़ें बोली थी, आप पूरी इकोनॉमी में आपको कभी भी 50 मार्क्स कितना भी क्वेश्चन है आप हमेशा इसको यूज़ कर सकते हैं। मार्शल शालिन ने क्या बोला? दो चीज़ें बोली। फर्स्ट, ट्राइब्स आर नॉट मैक्सिमाइजर्स, दे आर ऑप्टिमाइजर्स। लिख लिए इसको, ट्राइब्स आर नॉट मैक्सिमाइजर्स, MAXIMIZERS, ट्राइब्स आर नॉट मैक्सिमाइजर्स, दे आर ऑप्टिमाइजर्स, OPTIMIZERS। फिर मनी इज टू वेस्ट व्हाट किनशिप इज टू रेस्ट, मनी MONEY, मनी इज टू वेस्ट व्हाट किनशिप, KINSHIP, किनशिप इज टू रेस्ट। तो शालीन क्या बोल रहा है सर कि जो आपकी ट्राइब्स हैं, ट्राइब्स आर नॉट मैक्सिमाइजर, ये मैक्सिमाइजेशन जो हम बोले थे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए मैटर ही नहीं करता, ये लोग ऑप्टिमाइजर्स हैं। और क्या बोलता है, जो मनी की वैल्यू वेस्टर्न कल्चर में है ना कि बस पैसा पैसा सब कुछ है, तो मनी जो वेस्ट में, वहीं ट्राइबल सोसाइटीज के लिए मनी मैटर नहीं करता, किनशिप मैटर करती है। किनशिप मतलब जो उनके क्लोज रिलेटिव हैं, ये सब रिलेशन है, वो मैटर करता है, मनी नहीं। ठीक है, तो ये दो लाइन आप कहीं भी आंसर में यूज कर सकते हैं। ट्राइब आर नॉट मैक्सिमाइजर्स, दे आर ऑप्टिमाइजर, मनी इज टू वेस्ट व्हाट किनशिप इज टू रेस्ट। ठीक है, अब इसका रेलिवेंस देख लिए, दूसरी सब हेडिंग डालिए, रेलिवेंस ऑफ इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी, RELEVANC, रेलिवेंस। इट studies changing nature of simple society due to introduction of money economy। for और क्या रेलिवेंस है? फॉर इंटीग्रेशन ऑफ प्रिमिटिव एंड सिंपल सोसाइटीज विथ नेशनल इकोनॉमी। मतलब जब आप स्टडी करोगे तभी तो नेशनल इकोनॉमी से उनको इंटीग्रेट कर पाओगे कि भाई क्या दिक्कत है, कैसे क्या चल रहा है। ठीक है, फिर क्या जाएगा, और इसका तीसरा रेलिवेंस क्या जाएगा? प्लानिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ सिंपल सोसाइटी, प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ सिंपल सोसाइटी। फोर्थ क्या जाएगा? अंडरस्टैंडिंग या होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्राइबल सोसाइटी, HOLISTIC। ठीक है, होलिस्टिक। फिर क्या जाएगा? जनरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर एंड लॉस। ये बताया था हमारा फाइनल एम ही है कि हमें इनको इस बिहेवियर को स्टडी करना, उसके बाद जनरलाइज करके एक लॉ दे देना है। तो कंक्लूजन लिख रहे हैं, इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ मैन in holistic manner could be studied through economic anthropology. Thus, universal laws can be predicted after generalization of इकोनॉमिक बिहेवियर। मतलब आप इकोनॉमिक बिहेवियर को स्टडी करके उनका जनरलाइज करके लॉ दे सकते हो। जो हमने एरो करके डायग्राम बनाया था, देखिए बोर्ड पे जो भी डायग्राम रहे ना, जो भी एरो डायग्राम रहे, ये तुरंत नोट करते जाइए करिए, और उसको आप जैसे भी अपना आंसर है जिस भी टाइप में, इधर ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये सब यूज़ करना है, एरो डायग्राम, फ्लो चार्ट, जैसे ये बनाया था इकोनॉमी, सोशियो कल्चरल मैट्रिक्स। ठीक है, तो ऐसे करके ये सब आपको नोट करते जाना है फटाफट। अब इसमें हम लोग थोड़े से एग्जांपल्स देख लेते हैं, और ये जो एग्जांपल्स हैं हम लोग आगे पूरा स्टडी करते रहेंगे इसमें। ठीक है, तो जैसे हमने क्या बोला था, इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी में 3-4 हमने स्कॉलर्स के नाम जोड़ लिए। अगर आपको ट्राइब्स के इसमें एक्सप्लेन करने का आ गया कि इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी किसी एक ट्राइब का एग्जाम्पल लेकर एक्सप्लेन करिए, कि 50 मार्क्स का क्वेश्चन करना पड़ सकता है, तो आप कैसे कैसे करोगे? जैसे आप एक सिस्टम क्या लिख सकते हो? कूला सिस्टम, KULA, कूला सिस्टम। अब ये कूला सिस्टम क्या है सर? अभी पूरा हम पढ़ेंगे सेरेमोनियल एंथ्रोपोलॉजी में, लेकिन कूला है क्या? कूला वही है सर, मेलिनोस्की की जो अभी बात की थी। मेलिनोस्की ने जब टोब्रियन आइलैंडर्स की स्टडी करी तो उसने देखा कि एक सेरेमोनियल एक्सचेंज सिस्टम है, CEREMONIAL, सेरेमोनियल एक्सचेंज सिस्टम है। तो ये वो एक्सचेंज सिस्टम है जिसको कि आप मॉडर्न इकोनॉमी के बेसिस पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आपको इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो गया कूला सिस्टम। वैसे ही बताया था आपको वासी सिस्टम, कूला और वासी हो गया टोब्रियन आइलैंडर्स में। फिर वैसे ही पोर्टलैश, POTLATCH एग्जाम्पल लिख लिए इसी के नीचे। दूसरा एग्जाम्पल पोर्टलैश, पोर्टलैश अमॉन्ग कावाक्यूटल इंडियंस, KWAKIUTL, कावाक्यूटल इंडियंस ऑफ नॉर्थ अमेरिका। इसे भी आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते मॉडर्न इकोनॉमी के प्रिंसिपल पे, इसके लिए आपको क्या चाहिए? इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी। पोर्टलैश क्या है, कूला क्या है, ये सब अभी डिटेल में आएगा, सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे पोर्टलेस बता दे रहा हूँ क्या होता है कि जैसे चीफ होता है, ट्राइबल चीफ है, तो ट्राइबल चीफ अपने स्टेटस पाने के लिए क्या करेगा? अपनी वेल्थ में आग लगा देगा,
जितनी ज़्यादा आग उतना ज़्यादा उसका स्टेटस, अपनी वेल्थ दूसरों को बांट देगा। तो मतलब समझ रहे ये इकोनॉमिकली सही डिसीजन नहीं है। मॉडर्न इकोनॉमी देखेगी, बोलेगी यार क्या पागल बंदा है, अपनी सामान में आग लगा रहा है, अपने सामान दूसरों को दे रहा है, इसको तो मैक्सिमाइज करना चाहिए अपना प्रॉफिट, लेकिन ये दे रहा है। तो ये सिंपल सोसाइटी क्यों दे रहा है? क्योंकि मैं इनको सामान दूंगा, फिर लोग मेरी इज्जत करेंगे, मेरा स्टेटस बढ़ेगा। ये सोसाइटल डिसीजन ले रहा है, ठीक है। तो इसलिए सिंपल सोसाइटी के बेसिस पे इनको एक्सप्लेन करना, मॉडर्न सोसाइटी के बेसिस पे नहीं। तीसरा हमने क्या बोला था, हिल बैगा वाला एग्जांपल। हिल बैगा क्या करते हैं? कल्टीवेट नहीं करते हैं वो लोग, सिर्फ और सिर्फ शिफ्टिंग कल्टीवेशन में करते हैं। क्यों? क्योंकि मदर अर्थ को में नोचना नहीं है, ठीक है। दो चार आपके एग्जाम्पल आ गए, हिल बैगा और बस्टर और पोर्टलैंड ये सब, और बाकी वो और भी आगे आते जाएंगे आपके, ठीक है। तो यहाँ से सर आपका ये वाला पूरा टॉपिक खत्म हो गया कि इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी क्या है, कैसा है, क्या है। तो आप 4-5 पन्ने से बहुत आसानी से भर सकते हैं, आपको इसमें ट्राइब, एग्जाम्पल, स्कॉलर सब कुछ आ गया अपना, ठीक है। अब अपन आएंगे कि इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी की जो स्टडी है, इसका स्टडी का बेसिस क्या है एक्चुअली, ठीक है। तो इसमें सर 2 स्कूल ऑफ थॉट चलते हैं। आपने 65 बीपीएससी में देखा था, क्वेश्चन आया था 2 स्कूल ऑफ थॉट, सब्सटेंटिविज्म एंड फॉर्मल स्कूल ऑफ थॉट, ठीक है। तो अभी आप इसमें हेडिंग डाल लीजिए FORMALIST, फॉर्मलिस्ट वर्सेस सब्सटेंटिविस्ट, SUBSTANTIVIST। मतलब ये क्या चल रहा है, 2 स्कूल ऑफ थॉट बने थे सर, एक तो सब्सटेंटिव स्कूल ऑफ थॉट और एक फॉर्मल स्कूल ऑफ थॉट, ठीक है। सब्सटेंटिव SUBSTANTIV सब्सटेंटिव और फॉर्मल, ठीक है। तो ये 2 स्कूल ऑफ थॉट थे। तो ये 2 स्कूल ऑफ थॉट थे, क्या इसमें दिक्कतें क्या आ रही थी? तो अभी हम वो वाला थोड़ा सा देखेंगे कि ये दोनों बोलना क्या चाह रहे थे। तो देखिए सर, ये तो हमने हो गया कि इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी पढ़ना है आपको, लेकिन वो बोले कि भाई कैसे पढ़ना है। तो हाउ टू स्टडी सिंपल सोसाइटी, इस बेसिस पे 2 लोगों में डिबेट हो रहा था, ठीक है। क्या डिबेट हो रहा था कि हाउ टू स्टडी, जो सिंपल सोसाइटी है उसको कैसे पढ़ना है। तो ये जो हाउ टू स्टडी वाला जो क्वेश्चन था कि भाई इसको हम मॉडर्न इकोनॉमी के प्रिंसिपल पे पढ़ें, या फिर इसके लिए हमें एक अलग से डिफरेंट इकोनॉमी बनानी पड़ेगी। उसको हमने क्या बोला था, सोशियो कल्चरल इकोनॉमी, ठीक है। तो ये हाउ टू स्टडी वाला जो क्वेश्चन चल रहा था, इस बेसिस पे भाई 2 ग्रुप बन गए, ये दोनों ग्रुप भिड़ रहे थे, सब्सटेंटिव और फॉर्मल, कि कैसे इसको पढ़ना है। तो फटाक से अब ये देखते जाइए कि सब्सटेंटिव क्या है, फॉर्मल क्या है, ठीक है, फिर अपन करते हैं। तो इसमें लिखिए, ओरिजिन ऑफ द डिबेट of substantive and formal school was started by कार्ल पोलैनी, KARL, कार्ल POLANYI, कार्ल पोलैनी। तो ठीक है, तो हमने ये देख लिया कि कार्ल पोलैनी जो था उसके बेसिस पे ये सारा डिबेट चालू हुआ था, ठीक है। तो ऑन दिस डिबेट स्टार्टेड ऑन द क्वेश्चन ऑफ हाउ टू स्टडी द इकोनॉमी ऑफ सिंपल सोसाइटीज। दस 2 स्कूल ऑफ थॉट ओरिजिनेटेड। फिर आप इसको ऐसा लिख दीजिए, ऐसा डायग्राम बना दीजिए। यहाँ पे क्या लिख लीजिए, फॉर्मलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट, FORMALIST फॉर्मलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट। यहाँ पे क्या लिख लीजिए, सब्सटेंटिव स्कूल ऑफ थॉट, SUBSTANTIV, ठीक है। तो यहाँ आपका क्या हो गया, फॉर्मल, और ये क्या गया आपका सब्सटेंटिव, ठीक है। फॉर्मल और सब्सटेंटिव, SUBSTANTIV सब्सटेंटिव स्कूल ऑफ थॉट, या सब्सटेंटिविस्ट भी लिख सकते, फॉर्मलिस्ट सब्सटेंटिविस्ट, मतलब अपने हिसाब से इसको मैनेज कर लीजिएगा। तो अब इसमें क्या क्या था, फॉर्मलिस्ट के नीचे लिख लीजिए, ये लोग क्या चाहते थे भाई, मॉडर्न इकोनॉमी की जो ट्राइबल सोसाइटी है, सिंपल सोसाइटी है, उनको मॉडर्न इकोनॉमी के बेसिस पे स्टडी करें। सब्सटेंटिव वाले क्या चाहते थे, ना भाई हमें एक अलग से सोशल इकोनॉमी या एक कल्चरल इकोनॉमी, और बाद में इसी को इन्होंने सोशियो कल्चरल इकोनॉमी बोल दिया था, ठीक है। तो या तो बोल रहे सोशल इकोनॉमी या फिर कल्चरल, या फिर इसको क्या बोल सकते हो आप, सोशियो कल्चरल इकोनॉमी, ठीक है। तो उनको एक अलग इकोनॉमी चाहिए थी। ये क्या था, प्योर इकोनॉमी के बेसिस पे स्टडी करेंगे, ये लोग अलग बोल रहे थे, ठीक है। फॉर्मल स्कूल ऑफ थॉट के नीचे अब आप स्कॉलर्स के 3-4 नाम लिख लिया फटाफट। फॉर्मल स्कूल ऑफ थॉट, या अभी आप हेडिंग डाल लीजिए फॉर्मल स्कूल ऑफ थॉट, ठीक है। तो फॉर्मल हो गया अपना, सब्सटेंटिव हो गया। अभी अब थोड़ा सा नीचे लिखे, फीचर्स ऑफ सिंपल सोसाइटी क्या है। तो ये फीचर्स ऑफ सिंपल सोसाइटी क्या है, वो लोग प्री लिटरेट सोसाइटी है, एक एड्रेस करके प्री लिटरेट, PRELITERAT प्री लिटरेट, फिर प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी, नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद पॉइंट क्या जाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंटीग्रेटेड विद सोशियो कल्चरल मैट्रिक्स, मतलब ये सब सिंपल सोसाइटी, ट्राइबल सोसाइटी, इन सब की बात कर रहे हैं। फिर पोर्टलैंड, कूला एटसेट्रा विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक प्रिंसिपल, ये अभी बताया था पोर्टलैंड और कूला, तो वही चीज़ है, ठीक है।
फिर ये फीचर ऑफ सिंपल सोसाइटी हो गया, फिर उसके नीचे लिखिए फीचर ऑफ मॉडर्न सोसाइटी क्या, मतलब बस आपके नॉलेज के लिए फॉर्मल और ये ज़्यादा बड़ा है ना, तो फिर उस हिसाब के आपको कैसे अप्रोच करना है। डिबेट क्या हो रहा था ये हमने समझ लिया। कॉल पोलिन ने स्टार्टिंग की थी, डिबेट का मेन थीम क्या था कि कैसे पढ़ना है, या तो मॉडर्न इकोनॉमी के प्रिंसिपल पे पढ़ें या फिर अलग से एक इकोनॉमी बनाए जो कि सोसाइटी और कल्चर के बेसिस पे रहेगी। ठीक है, तो मॉडर्न इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ, वही 3 प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, अगला पॉइंट प्रिंसिपल ऑफ रैशनैलिटी, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेरेज। ठीक है, तो फिर इसके नीचे वेरेज इकोनॉमी ऑफ सिंपल सोसाइटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय कल्चरल वेरिएबल, अभी हमने देखा था बिलीफ, वैल्यू, कस्टम, ट्रेडिशंस, इन सबसे इफेक्ट होती है। ठीक है, तो अभी पहले फॉर्मलिस्ट थॉट लिख लिए, फिर हम अपन सब्सटेंटिव थॉट पे आएंगे। तो फॉर्मलिस्ट थॉट, फॉर्मलिस्ट थॉट के नीचे लिख रहे किस किसने इसे सपोर्ट किया था, तो हर्ट्ज़कोविट्ज़, HERSKOVITZ, हर्ट्ज़कोविट्ज़, फिर स्नाइडर, SCHNEIDER स्नाइडर, फिर रेमंड फर्थ, RAYMOND FIRTH। वैसे अभी 2 ही रहने दिए, रेमंड फर्थ भी लिखिए, RAYMOND रेमंड FIRTH, तो 3 हो गए, हर्ट्ज़कोविट्ज़, स्नाइडर और रेमंड फर्थ। कोई भी 2 के आप नाम याद कर लीजिएगा, काफ़ी रहेगा इसमें। ठीक है, तो देखिए फॉर्मल स्कूल ऑफ थॉट क्या बोल रहा था, ये क्या बोलता है सर कि ये आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये आपकी सोशियो कल्चरल एक्टिविटी है। ठीक है, तो ये आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी, आपकी सोशियो कल्चरल कंडीशन है, एक्टिविटी है। तो वो बोलता है कि ये इकोनॉमी और सोशियो कल्चरल एक्टिविटी है, इसके बीच में कोई भी एसोसिएशन नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, डिसएसोसिएशन। ठीक है, ये आपका फॉर्मल स्कूल ऑफ थॉट का डायग्राम हो जाएगा कि आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी, आपकी सोशियो कल्चरल एक्टिविटी में कोई भी रिलेशन नहीं है। मतलब आपका जो सोशियो कल्चरल एक्टिविटीज़ है, सोशियो कल्चरल आपकी थिंकिंग है, बिहेवियर, वैल्यू, वो आपके इकोनॉमिक डिसीजन पे इफेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो फॉर्मल स्कूल ऑफ थॉट है। तो फॉर्मल स्कूल ऑफ थॉट में सारा लिखिए, ये क्या बोलते थे, देयर इज अ डिसएसोसिएशन बिटवीन इकोनॉमिक रिलेशन एंड सोशल रिलेशन। इकोनॉमिक फोर्सेस प्रिवेल ओवर सोशल फैक्टर्स। Thus, economy of simple society can be studied on the basis of modern economy, as simple societies also follow pure economy। ठीक है, तो अब से ये आता है कि सर इन लोगों ने इसको एक्सप्लेन कैसे किया, तो इन्होंने क्या बोला कि भाई सिंपल सोसाइटी मॉडर्न इकोनॉमी के प्रिंसिपल पे ही काम करती। कैसे काम करती, तो अब बस प्रिंसिपल आगे लिखिएगा, और कैसे काम करती वो आप अपने वर्ड्स में, यहाँ पे हम बस शॉर्ट में लिखेंगे, आपको जब भी आंसर लिखना आप अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करके इस पर पूरा पैराग्राफ लिख सकते हैं। ठीक है, तो मॉडर्न इकोनॉमी किस 3 प्रिंसिपल पे काम करती है, हमने अभी देखा था, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, फिर प्रिंसिपल ऑफ रैशनैलिटी और प्रिंसिपल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, तो आप ऐसे लिखिए, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के आगे एरो लगा के, ट्राइबल्स ऑल्सो इन्वॉल्व इन प्रेयर्स कॉमा मैजिक फॉर क्रॉप मैक्सिमाइजेशन एंड रेप्लिनिशिंग गेम हर्ड्स एंड हंटिंग एनिमल्स। तो ये क्या बोल रहा है कि भाई जो हमारी ट्राइब्स हैं वो भी तो प्रे करती हैं, मैजिक करती हैं, भगवान से मांगती हैं कि भाई हमारा जो है हर्ड वगैरह रेप्लेनिश हो जाए, मतलब जिनकी हंटिंग करते हैं वो एनिमल्स वापस से बढ़े हैं, जो हमारी क्रॉप है उसकी अच्छी फसल हो। तो ये सब क्या हो गया, मतलब प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमम फॉलो तो कर रही है, उनको भी चाहिए कि भाई प्रॉफिट क्रॉप सबसे ज़्यादा हो, हर्ड हमारी ज़्यादा से ज़्यादा, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी है। प्रिंसिपल ऑफ रैशनैलिटी पे लिख लीजिए, ट्राइबल डिसीजंस लाइक शिफ्टिंग टू न्यू एरियाज, utilization of resources etc are dependent on resource availability, thus they take rational decisions। ऐसा नहीं है कि ट्राइबल्स जब माइग्रेट करती है, हमको पता है, तो ट्राइब्स ऐसा नहीं कि कहीं भी जाके रहने लगती है, वो देखती कि हाँ भाई अब आजू बाजू झरना, पानी का सोर्स, मतलब वाटर सोर्स होना चाहिए, हंटिंग एनिमल्स होने चाहिए, तो ये सब उनके रैशनल डिसीजंस होते हैं। ठीक है, तो मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी फॉलो करिए, रैशनल डिसीजन भी फॉलो करिए, डिमांड एंड सप्लाई भी फॉलो करते हैं। जैसे वासी सिस्टम है कि भाई इसके पास कुछ है, ये एक इनलैंड है, वासी सिस्टम जैसा कैसे होता है कि कोई इनलैंड आइलैंडर्स होगा, इनलैंड वाले, और कोई कोस्टल कम्युनिटी होगी। तो कोस्टल कम्युनिटी क्या करेगी, इसके पास फिश रहेगी, इसके पास ग्रेन रहेंगे क्योंकि ये इनलैंड आइलैंडर है। ठीक है, तो ये लोग क्या करेंगे, फिश और ग्रेन का आपस में ये सब कि मेरे पास डिमांड है, तेरे पास इसकी डिमांड है, आपस में ये कर लेते, तो 3 अपने ये हो गए। ठीक है, तो ये आपका हो गया पूरा फॉर्मल स्कूल ऑफ थॉट। तो फॉर्मल स्कूल ऑफ थॉट होगा, हमने इसमें 3 स्कॉलर देख लिए, हर्ट्ज़कोविट्ज़, स्नाइडर, रेमंड फिट। फॉर्मल स्कूल ऑफ थॉट में क्या लिखना वो आपने देख लिया, फॉर्मल स्कूल ऑफ थॉट का आपने डायग्राम देख लिया कि इकोनॉमिक और सोशल रिलेशन आपस में डिसएसोसिएशन होता है, ऐसा डायग्राम बना देंगे, और आपने ये भी बता दिया कि कैसे ये प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहा है। ठीक है।